स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमर्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जो है वो एकदम सब्जेक्ट का चेंज हो जाना, जो बच्चे 9-10 में साइंस पढ़ के आए होते हैं उनके लिए अचानक से जब वो कॉमर्स से इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनके साथ बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आती हैं। जैसे कि उनको बेसिक्स ऑफ अकाउंट समझ में नहीं आ रहा होता, पेपर किस तरह से आएगा अकाउंटिंग का, ये उनके मिसकॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े से। तो देखें, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि देखें, कॉमर्स जो है वो कंपैरेटिवली एक इजी सब्जेक्ट है। आप इसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। थ्योरीज की लर्निंग वगैरह जो है वो इजीली हो सकती है। और रही बात अकाउंट्स और बिजनेस मैथ की, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। अगर आप जो है वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स भी निकाल लेते हैं तो अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ की आपको बेहतरीन तैयारी हो सकती है। बशर्ते ये है कि आप थोड़ा सा उसको घर पे भी उसकी प्रैक्टिस वगैरह करें। सिर्फ अगर आप ट्यूशन, कोचिंग और कॉलेज जाके ये समझेंगे कि मैं इसी में पढ़ लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उसकी होमवर्क यानी कि होम असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है हर उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। अभी जो फिलहाल मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो मेरा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन हमारा कैश बुक का फॉलोइंग टॉपिक है। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कैश बुक के अंदर हमारे पास जो है वो हम बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है। वो अकाउंटेंट हर बैंक में आने वाले चेक को रिकॉर्ड कर रहा है और हर बैंक से जाने वाले चेक को भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो लेट्स सपोज कि उसने कुछ एंट्रीज यहाँ रिकॉर्ड करी, कुछ एंट्रीज उसने यहाँ रिकॉर्ड करी। उसने लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 1 लाख बैलेंस आ रहा है कि हमारे पास अमाउंट आई है, जबकि जो हमारे पास से अमाउंट्स गई हैं उसका बैलेंस आ रहा है 30,000। अब हम क्या करेंगे कि 1 लाख में से जब 30,000 माइनस करेंगे तो फिर वैल्यू हमारी क्या बचनी चाहिए इस वक्त बैंक में? 70,000 हमारे पास बैंक में मौजूद होने चाहिए। बट होता क्या है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या छोटे बिजनेसमैन भी, अगर मैं एक अकाउंट होल्डर हूं या आप में से कोई अगर अकाउंट होल्डर है, तो उसको मालूम होगा कि जब हमारा मंथ क्लोज होता है तो मंथ की क्लोजिंग जैसे ही होती है तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तक हमारे पास बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू होती है, जिसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी तरह जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको तो बैंक की तरफ से स्टेटमेंट लाजमी आती है क्योंकि उनके बिजनेस अकाउंट होता है। आज के दौर में स्टेटमेंट जो ईमेल के थ्रू आ जाती है, पहले जो है वो पोस्ट आती थी। अब मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में पोस्ट आई और मैंने उसमें देखा कि मेरे पास इस वक्त बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए था मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से 70,000। बट जैसे ही मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आती है, मैं उसमें चेक करता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास अमाउंट है 50,000। अब तो मुझे बहुत घबरा जाना चाहिए, मुझे बहुत परेशान होना चाहिए कि यार मेरा इतना बड़ा अमाउंट था वो कम हो गया, अब मेरे पास इसमें थोड़े से पैसे रह गए, मतलब 50,000 रह गए, तो ये 20,000 कहाँ गए? ये 20,000 का आ गया है फसाद। इस डिस्प्यूट को सेटल करने को अंग्रेजी में कहेंगे रिकंसिल करना। क्या बोलेंगे? रिकंसिल करना। तो इसीलिए हम बैंक रिकंसिलिएशन इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो ये डिस्प्यूट इन बैलेंस आया इसको हम क्या कर सकें? रिकंसिल कर सकें। तो अब हम जो है वो इस तरह के बैलेंस को रिकंसिल कर, रिकंसिलिएशन का पैटर्न होता है वो ये होता है। इसमें हमारे पास जो है वो 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं जिसके अंदर हम बेसिक रिकंसिलिएशन करते हैं। ये हम अपनी बुक के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं जिसको हम कॉल करते हैं कैश बुक। और ये जो है ये पासबुक कहलाती है। यानी कि अगर कोई बैंक की तरफ से कोई एरर होगा, जो मुझे लगता है कि बैंक ने ये चीज नहीं लिखी हुई है, बाद में लिख लेगा, या बैंक ने ये चीज गलत लिख दी है, तो उस एरर को मैं अपने पास पासबुक में सेटल करता हूं। याद रखिएगा कि ये हम गलतियां निकालकर अपने पास नोट कर रहे हैं, गलती हम किसी को नहीं बताते। इनकेस अगर बैंक ने कोई चीज आपके पास से गलत माइनस कर दी है तो वो अल्टीमेटली सही हो जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि आपका बैलेंस उस गलती की वजह से गलत आ रहा है तो इसलिए आप उसको सेटल करके देख लेंगे कि हाँ यार बैंक की ये गलती है, इस वजह से मेरा बैलेंस आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस असल में 70,000 ही है। ये है नॉर्मल पैटर्न है। सबसे पहले कंपनी का नाम होता है, उसके बाद जो आप बुक बना रहे हैं उसका नाम होगा बैंक रिकंसिलिएशन। और इसमें क्योंकि पूरा पीरियड नहीं होता, ये हम एक दिन कर रहे होते हैं, नॉर्मली मंथ के लास्ट में करते हैं, तो वो जो भी डेट होगी, जो भी मंथ की लास्ट की डेट होगी, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अच्छा ये जो कॉलम है जिसके अंदर हम डाटा लिखेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, कोई भी आप हेडिंग यहाँ डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अपने बैलेंसेस की। बैलेंसेस याद होगा आप लोगों को, मैंने कैश बुक में बताया कि कैश बुक मेरे पास शो कर रही थी कितना बैलेंस? 70,000, यानी अकाउंटेंट के हिसाब से 70,000 होना चाहिए। जबकि जो मेरे पास पासबुक आई है यानी कि बैंक स्टेटमेंट आई, उसमें कितना बैलेंस था मेरे पास? 50,000 था। अच्छा, यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर मेरे पैसे बैंक में मौजूद हैं तो वो हर हाल में मेरा एसेट है, ठीक है? और मेरा एसेट है, और हम जानते हैं कि एसेट की नेचर होती है डेबिट। यानी अगर मेरे पैसे बैंक में बढ़ते हैं तो मेरा अकाउंटेंट उसको डेबिट में लिखता रहेगा क्योंकि वो मेरे लिए तो एसेट है ना। लेकिन जो बैंक का कैशियर है, जो बैंक वाले हैं, उनके लिए वो दरअसल क्या है? बैंक वालों के लिए वो जिम्मेदारी है, वो उनकी लायबिलिटी है, जिसको वो जैसे वो बढ़ती जाएगी तो उनके ऊपर एक बोझ बढ़ता जाएगा कि भाई ये पैसे मुनीब साहब के हमने वापस करना है। तो याद रखिएगा कि अगर मेरे बैंक में पैसा बढ़ रहा है, अमाउंट इंक्रीज हो रही है, तो मेरे लिए तो वो डेबिट रखती है। डेबिट का प्लस का मतलब इसमें डेबिट होगा। लेकिन वो बैंक वालों के लिए अगर अमाउंट इंक्रीज होती है मेरे अकाउंट में, तो बैंक वालों के लिए वो क्रेडिट रखती है। यानी कि उसकी नेचर बैंक के लिए क्रेडिट होगी क्योंकि ये उनकी लायबिलिटी है। ठीक हो गया? तो अगर मैं बोलूं कैश बुक में कोई चीज डेबिट हुई है तो दैट मींस कि कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होगा? प्लस होगा। कैश बुक के डेबिट का मतलब प्लस, और कैश बुक के क्रेडिट का मतलब माइनस। जबकि पासबुक में डिफरेंट है, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होगा और क्रेडिट का मतलब प्लस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। अच्छा जी, ये बैलेंसेस हो गए। अब आपने सिर्फ एक चीज को जहन में रखना है,
कोई भी वो रकम, बहुत सारे लोग इसके पैटर्न पूरा एक वो चार्ट लिखवा देते हैं कि भाई ये अकाउंट होगा तो ये करना, ये अकाउंट होगा तो ये करना, उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ, आप रट्टा लगा लेंगे, शायद सवाल भी सही कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं इसका मतलब क्या है। अब मैं अगर आपको लिखवा दूं कि भाई डिसऑनर चेक जितने भी होते हैं वो हम अपने पास से माइनस कर दें, दैट्स इट, रूल्स लिखे हुए। लेकिन उससे होगा क्या कि अगर कल को कोई सवाल आता है जिसमें थोड़ी सी वो वर्डिंग्स को घुमा देता है, जिसमें वर्ड नहीं है डिसऑनर का, एनएसएफ नॉन सफिशिएंट फंड का वर्ड नहीं है, वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यार यहाँ क्या करना है, यहाँ तो मेरे सर ने मुझे जो है वो लिखवाया नहीं है, सवाल पैटर्न नहीं लिखवाया हुआ। इसीलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सिर्फ ये है कि अगर कोई मिस्टेक या कोई अमाउंट हम अपने पास ऐड कर चुके हैं जो फिल वक्त बैंक में ऐड नजर नहीं आ रही, तो उसको आपने बैंक साइड पे क्या कर देना है, ऐड। क्या मैंने बोला है कि कोई भी रकम, एन अमाउंट एडेड बाय कंपनी, कोई भी रकम जो हम ऐड कर चुके हैं, हमारे पास तो लिखी हुई है लेकिन बैंक वालों ने इसको इस वक्त ऐड नहीं किया है, तो चुप करके आपने बैंक में वो रकम क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। दैट्स इट। इसकी मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे यूसुफ साहब का चेक आया जो मैंने बैंक में जमा करवाया 30 तारीख को। चेक को नॉर्मली क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाजुकात 1 दिन, बाजुकात 2, बाजुकात 3, बाजुकात 5-5 दिन लग जाते हैं। पाकिस्तान में तो और ही आला निजाम है। तो अब अगर मैंने यूसुफ साहब का चेक जमा करवाया 30 को, कोई भी मंथ की 30 को या 31 को, तो मुझे बताइए कि क्या उनका चेक फौरन इस मंथ के अंदर क्लियर होगा? हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली क्लियर नहीं होता। तो जो स्टेटमेंट आएगी इस मंथ की, क्या उसमें यूसुफ साहब का चेक शो हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब ये अमाउंट जो कि मैं तो ऐड कर चुका हूं, क्योंकि मैंने तो अपने हाथ से चेक जमा करवाया, तो मैंने तो अपने पास लिख लिया, मेरे अकाउंटेंट ने तो लिख लिया कि यार ये पैसे आ गए, लेकिन बैंक में तो इस वक्त वो पहुंचे ही नहीं है। इस वजह से बैंक का बैलेंस क्या नजर आएगा, कम नजर आएगा। तो आपने इस रकम को कहां लिख देना है, बैंक में लिख देना है। इस जैसी और तमाम चीजें जो आप अपने पास ऐड कर चुके होंगे वो आपने बैंक में क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। जस्ट सिमिलरली an amount deducted by company. अब देखें, सिमिलरली मैंने सारी चीजें लिख दी हैं कि इसी तरह से अगर कोई चीज, कोई अमाउंट ऐसी है जो कि बैंक अपने पास ऐड कर चुका होगा, लेट्स सपोज के यासिर साहब का अकाउंट उन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो मुझे तो नहीं पता चला ना, मुझे तो आज पता चल रहा है, तो मैंने उसको अपने पास भी क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। जैसे बैंक ने मुझे किसी कंपनी के, मैंने शेयर्स खरीदे हुए थे, बैंक ने मुझे उस पर डिविडेंड कलेक्ट करके दिया, यानी कि बैंक के अकाउंट में डिविडेंड आ गया, मुझे तो नहीं पता चला, मुझे आज पता चल रहा है। जब मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं तो मैं उसको अपने पास क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इसी तरह अगर कोई चीज बैंक ने लेस करी हो, जैसे कि इंश्योरेंस पेड कर दिया बैंक ने, वो लेस हो गया, ज़कात डिडक्ट कर ली बैंक ने, या कोई भी बैंक के ऐसे चार्जेस हैं जो बैंक ने लेस कर लिए, ठीक है कर लिए, तो मुझे तो नहीं पता चला, मुझे आज पता चल रहा है, तो मैं उन चार्जेस को भी अपने पास से क्या करूंगा, लेस करूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो भी बैलेंस आना चाहिए वो हमेशा कोइंसाइड होना चाहिए, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। इन केस 70 था तो 70 आना चाहिए, 50 था 50 आना चाहिए, या फिर कोई और नई रकम आनी चाहिए 30, 40 व्हाटएवर, लेकिन बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर आपसे बैंक रिकंसिलिएशन मांगी गई है तो रिकंसिल मींस कि आंसर इक्वल आएगा, आप रिकंसिलिएट करेंगे इसको। बाकी इस तरह के लिए कोई आपको और कोई क्वेश्चंस वगैरह में अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो फिर जो है वो इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस आपसे शेयर होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।